सही विषय का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? उनको एनालिसिस करने दें, उसकी अकॉर्डिंग पेरेंट्स उसको डिसाइड करें कि मेरा बच्चा क्या कौन सी सब्जेक्ट को लेगा। कि बच्चे को मैथ्स तो पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन केमिस्ट्री पसंद नहीं आता। फिजिकल उसकी न्यूमेरिकल पार्ट होती है तो बहुत इजी कर लेता है, तो केमिस्ट्री को आप ये छोड़ के फिजिक्स और मैथ्स के स्टैंड कर लेते हैं और थोड़ी बहुत केमिस्ट्री कर ले तो आप जेईई में भी आराम से निकल सकते हैं। किस तरह उसकी पढ़ाई की दिशा तय होगी? पहले आईएससी बोर्ड की सिलेबस डिफर थी सीबीएसई से और सीजी इज बेटर देन अदर्स, कि दोनों को उसका समन्वय कैसे करे बच्चा। बेसिक कंप्लीट हो गई तो उसका बेनिफिट उसको स्कूल के एग्जाम में फ़ायदा मिल जाएगा और उसका यूज़ करते हुए 1 साल पहले चलेगा, जिससे कि लास्ट ईयर जो 12th का हो उस समय वो उस पूरी साल को कंपटीशन में डाले। मैथ साइंस वाले की ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल होती है, जब वो प्रेशर पड़ता है और टेम्परेचर पड़ता है तो डायमंड कन्वर्ट होता है। तो माइंड को प्रेशर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन ही ऐसा है कि उसको प्रेशर लेके चलना पड़ेगा। यदि पहले से प्रेशर नहीं ले बाद में प्रेशर पड़ेगा उसको। एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें किस तरह वो अपने शेड्यूल को जमाए, कितना किसमें आवर्स दे? क्राइटेरिया है स्कूल का जेईई के लिए 75%। ये देखा जाता है कि बच्चे प्रेशर में आकर सुसाइड कर ले रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। वो इतने गंभीर स्टेप्स ले रहे हैं। शिक्षा किस डायरेक्शन में लेके जा रही है? कोटा के लिए मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, बेसिक 11 अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। पहले अपने आप को आत्मचिंतन करें, समझें हम कितने टाइम कितना समय दे सकते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ICWA हो गई, CFA हो गया, इन्वेस्टर एनालिसिस हो गई। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। आमतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। 9वीं और 10वीं के बाद जब स्ट्रीम चुनने की बारी आती है तो जितने चिंतित बच्चे होते हैं उससे ज़्यादा चिंतित पेरेंट्स होते हैं। सवाल ये होता है सबके मन में कि हमारे बच्चे कौन सा विषय लें जिससे उनका करियर अच्छा हो सके, उनका भविष्य अच्छा हो सके। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि 9वीं और 10वीं के बाद हम सही विषय का चुनाव कैसे करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं राजकुमार कॉलेज के मैथ्स विभाग के HOD संजय कुमार सेनगुप्ता जी। तो चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार सेनगुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। संजय सर एक लंबे अरसे से राजकुमार कॉलेज से जुड़े हैं और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं, साथ ही साथ वो बच्चों की बहुत अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं। तो निश्चित रूप से आज का हमारा जो पॉडकास्ट है बच्चों के लिए और साथ ही साथ अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप बने रहिए इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे पॉडकास्ट में, उससे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो संजय जी सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि बच्चों के मन में और अभिभावकों के मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है और एक चिंता का विषय रहता है कि सही विषय का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और बच्चे कैसे सही विषय को चुनें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है जी, वो ये है कि बच्चा ये सोचे कि उसकी किस विषय पे रुचि है जी। रुचि के साथ क्या उसकी उतनी कैपेबिलिटी है उसको उस वर्क को करने की जी। क्या होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, तो बच्चे को इंजीनियर बनना है, लेकिन बच्चे की रुचि केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों को फ्री करें, बच्चों को सोचने का मौका दे, उनको एनालिसिस करने दे और उसकी अकॉर्डिंग पेरेंट्स उसको डिसाइड करें कि मेरा बच्चा कौन सी सब्जेक्ट को लेगा जी। बच्चे का पर पेरेंट्स का कभी भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, जिससे वो समझ सके कि मेरे को ये सब्जेक्ट हो सकता है कि साइंस भी ले सकते, हो सकता है कॉमर्स भी ले लें। कॉमर्स में भी बहुत सारी जगह है आगे बढ़ने की, CA और बहुत सारे ICWA। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है या डॉक्टर ही बनाना है। यदि वो बच्चा कॉमर्स में इंटरेस्टेड है तो कॉमर्स भी चूज़ कर सकता है, ह्यूमैनिटीज़ भी चूज़ सकता है। ये बात आपने बहुत सही की कि बच्चों का जितना मतलब इस बारे में सोच नहीं होती है, माता पिता का उससे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो आसपास अपने माहौल को देखते हैं और दूसरे बच्चों से भी तुलना करते हैं। ये बात सच है ना कि वो जब देखते हैं कि हमारे पड़ोसी का बच्चा या हमारे रिश्तेदार का बच्चा इंजीनियर बन रहा है या किसी और बड़े अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनको लगता है हमारा बच्चा भी बढ़े। तो क्या मैथ साइंस लेना ही करियर को एक अच्छी दिशा दे सकता है या इसके अलावा भी कुछ विकल्प है?
लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं, मैथ्स लेकर जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है इन फ्यूचर, कब से उसके रुझान दिखने शुरू हो जाते हैं कि वो मैथ्स के लिए परफेक्ट है? इस विषय के लिए सबसे अच्छा समय 9वीं और 10वीं है। अच्छा। 10वीं की बोर्ड रिज़ल्ट उसको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि उसको साइंस में अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि वो बेसिक है पूरी। यदि उसमें उसने मैथ्स में अच्छा फ्लोरिश किया है, 90% प्लस किया है, कॉन्सेप्ट उसकी बहुत अच्छी है, फिजिक्स में अच्छा है जी। थोड़ी केमिस्ट्री वीक होती है साइंस मैथ्स वालों की, बट उससे अपने आप एनालिसिस हो जाती है, बच्चा भी समझने लगता है कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। बच्चा जब समझ जाए आप आगे बढ़ सकता हूँ, तो पेरेंट्स को भी उसका सपोर्ट करते हैं, उस लाइन को चूज़ करने का मौका देना चाहिए जी। यदि बच्चा बोले कि नहीं मेरे को मैथ्स तो अच्छा लगता है कि फिजिक्स मेरे से नहीं होता, न्यूमेरिकल मैं नहीं बना पाता, तो बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा फ्री छोड़ना। आखिर उसकी ज़िंदगी है, उसको डिसाइड करना है कि मेरे को क्या करना है। उसको यदि सीए बनना है तो वो इंजीनियर आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो उस फुल फ्लेज उसमें अपनी तल्लीनता नहीं दिखा पाएगा। इसलिए उस विषय को चूज़ करे बच्चा जिसमें उसको मज़ा आता हो। बिल्कुल। जो भी सब्जेक्ट ले मज़ा आना चाहिए सब्जेक्ट में, क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आएगी तब तक उस पर इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा, इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, जिस चीज़ को पाना चाहता है वो पा नहीं सकता है। ये बात आपने बहुत सही की कि जिस बच्चे को सीए बनना होगा वो अगर मैथ साइंस लेके आगे बढ़े, और जिसे इंजीनियर बनना होगा वो कॉमर्स लेके आगे बढ़े, तो वो सही बात नहीं होगी। संजय सर, जिस तरह आपने बताया कि उसके जो 9वीं और 10वीं के जो मार्क्स है उसके आधार पर ये हम तय कर सकते हैं कि बच्चा मैथ साइंस लेके आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या यही एक पैरामीटर है या कोई और भी इसका आप दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं? पहला जो पैरामीटर मुझे लगता है कि बोर्ड की एग्जामिनेशन। बोर्ड की एग्जामिनेशन जैसे बोल्ड वर्ड आती है, बच्चों के दिमाग में एक बड़ी भयंकर वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि बोर्ड में क्या होगा। बोर्ड कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, बाहर से क्वेश्चन आती है, चेक करने वाला अलग है जी। मतलब पूरी तरीके से आपको फुलफिल करना उस क्राइटेरिया को जिसके अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स मिले। इसका मतलब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप उस मार्क्स को ला रहे हैं। लेकिन मैं केवल मार्क्स ही उसका एक क्राइटेरिया नहीं होगा, उसके साथ उसकी रुचि भी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब तक वो नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट जनरेट ही नहीं होगी, और तब तक वो उसको पढ़ना नहीं चाहेगा, और जब तक पढ़ेगा नहीं तो जिस गोल को अचीव करना चाहता हो कभी नहीं कर पाएगा। तो द फर्स्ट इज दैट कि मार्क्स और प्लस उसकी रुचि, उसका अपना इंटरेस्ट। सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को मैथ्स तो पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन केमिस्ट्री पसंद नहीं आता। कई बार उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री जो है रटने का सब्जेक्ट है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथ्स वालों को केमिस्ट्री से थोड़ी दूरी बनी रहती है। मैथ्स वाले फिजिक्स को पसंद करते हैं और बायो वाले केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों रटने वाली सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन थोड़ी एलिमेंट्री आइडियाज़ तो उसकी होगी, उतना वो मेकअप कर लेगा। यदि वो जेई के लिए तैयार कर रहा है तो यदि मैथ्स और फिजिक्स को भी वो कर ले और थोड़ी क्वेश्चन उसकी केमिस्ट्री तो बनी जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल कर ले, तो उससे वो उसको कोप अप करके, तीनों सब्जेक्ट बहुत कम ही लोग होते हैं, साइंस मैथ्स जो ले रहा है उसका केमिस्ट्री वीक होता ही है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल उसकी न्यूमेरिकल पार्ट होती है तो बहुत ईजी कर लेता है। तो केमिस्ट्री को आप यदि छोड़ के फिजिक्स और मैथ्स को यदि स्टैंड कर लेते हैं और थोड़ी बहुत केमिस्ट्री कर ले तो आप जेई में भी आराम से निकल सकते हैं। संजय सर, कोई बच्चा अगर मैथ साइंस लेके पढ़ रहा है और उसका एम है जेई इंजीनियरिंग में आने का, तो अगर हम बात करें अलग अलग बोर्ड की, सीजी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की बात करें, तो किस तरह उसकी पढ़ाई की दिशा तय होगी, किस तरह से उसकी तैयारी की जाएगी? क्योंकि आप तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। जहाँ तक सीजी बोर्ड या सीबीएसई और आईएससी की बात करते हैं, 2017 के बाद तीनों बोर्ड की जो सिलेबस है बिल्कुल सेम हो गई है। अच्छा। पहले आईएससी बोर्ड की सिलेबस डिफर थी सीबीएसई से, और सीजी इज़ बेटर देन अदर्स। लेकिन क्वेश्चन उठती है कि दोनों को उसका समन्वय कैसे करे बच्चा, कि स्कूल में भी पढ़े, उसकी सिलेबस को भी कंप्लीट करो, जेई की भी तैयारी करे। तो दोनों का समन्वय का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा जब क्लास 10 की एग्ज़ाम कंप्लीट करता है जी, उसके बाद जो उसको 3 महीने की टाइम मिलती है, उस टाइम पे कम से कम बेसिक मैथ्स या फिजिक्स जो है उसके पास, उसकी तैयारी वो चालू कर दे। अच्छा। जिससे उसके बेसिक जब तक नहीं होगी तब तक वो उसके एडवांस कुछ नहीं कर पाएगा। यदि वो बेसिक कंप्लीट हो गई तो उसका बेनिफिट उसको स्कूल के एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल जाएगा जी। और उसका यूज़ करते हुए 1 साल पहले चलेगा, जिससे कि लास्ट ईयर जो 12th का हो उस समय वो उस पूरी साल को कंपटीशन में डाले।
अच्छा। यहाँ पर यदि आप बेसिक को क्लास 12 की पढ़ते हैं 12th में, तो आपके पास एग्ज़ाम 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट होती है मार्च में, और आपकी एग्ज़ाम होती है जेई की अप्रैल में, तो आपके पास कुछ भी टाइम नहीं। इसलिए आपको कम से कम 6 महीने पहले कंप्लीट करना पड़ेगा अपने सिलेबस को, और उसके बाद आप उसकी एडवांस लेवल की क्वेश्चंस को बनाएं, तो फिर जेई के लिए आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जैसे भिलाई वगैरह में मैं देखता हूँ कि वो 1 साल पहले चलते हैं। अच्छा। जब 10th पढ़ते हैं तो 11th की मैक्सिमम पार्ट को कवर अप करना चालू करते हैं, तो जिससे उसकी बेसिक 11 आ जाती है जो स्कूल के लिए काम आ जाती है, और उसके बाद वो 12th 11th में जब जाते हैं 12th की बेसिक को कंप्लीट करते हैं, और 12th पूरा ईयर वो अपना पूरा कंपटीशन में लगाते हैं। अच्छा। जिससे उनकी प्रोग्रेस जो होती है बहुत अच्छा रहता है, और वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बना सकते हैं जिसको जेई की ज़रूरत है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है कि एक तरफ उसको ये भी एक उसके ऊपर बर्डन होता है कि वो अपने 12th मतलब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी अच्छे से उसमें भी एकदम बिल्कुल अच्छा स्कोर करे, और इधर जेई भी क्लियर करे, इंजीनियरिंग भी करे, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं एक तरफ अच्छा करने के चक्कर में दूसरे साइड बैलेंस नहीं कर पाए, ऐसे में बच्चों के ऊपर काफ़ी बर्डन नहीं लगता आपको? ये इंजीनियरिंग या मैथ साइंस वाले की ये 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इन 2 साल में उसको सब कुछ करना है, तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर में भी उनको प्रेशर लेना है। देखिए, प्रेशर जब तक नहीं होगी, एक मैं कहावत बोलता हूँ कि जब एक कोल होती है, जब वो प्रेशर पड़ता है और टेम्परेचर पड़ता है तो डायमंड कन्वर्ट होता है। तो माइंड को प्रेशर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन ही ऐसा है कि उसको प्रेशर लेके चलना पड़ेगा। यदि पहले से प्रेशर नहीं ले, बाद में प्रेशर पड़ेगा उसको, तो वाई नॉट, क्यों ना वो पहले से ही ऐसा करे कि धीरे धीरे अपने प्रेशर को हैंडल करे, स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी करते हुए बढ़ाते जाए। जैसे कोई बच्चा यदि 5 घंटे पढ़ता है तो कुछ 1 हफ्ते के बाद उसको 5.5 घंटे कर दे, ये फिर 5.5 घंटे कर दे, धीरे धीरे उसको बढ़ाए, तो एट लास्ट उसके पास वो 8, 9, 10 घंटे की टाइम मिलना चालू हो गया, वो उसको प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन सडनली वो सोचे कि 12 घंटे कल से मैं पढ़ना चालू करूँगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं उनके लिए। तो प्रेशर तो एक पार्ट है, क्योंकि जो हमारी मैथ साइंस वाले के बच्चे 12th के बाद उनकी ख़त्म हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होता है, फिर तो वो बीएससी और एमएससी करना पड़ जाता है। इसलिए ये 2 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये सोचता हूँ कि 9 से 12 4 साल वो मेहनत करे और आगे के 40 साल आराम करे। जी सर, ये एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें किस तरह वो अपने शेड्यूल को जमाए, कितना किस में आवर्स दे? देखिए, कंपटीशन में तो ज़्यादा टाइम लगेगी। मेरे हिसाब से जो क्राइटेरिया है स्कूल का, जो जेई के लिए 75%, वो स्कूल लेवल पे उतने पे ध्यान दे, 80% 75% पे। अच्छा। ये मत सोचे कि मेरे को 99% उस पर ला रहा है, और जो टाइम उसमें बचता है उस टाइम को यूटिलाइज करे अपने जेई की तैयारी में, क्योंकि जेई की रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी क्राइटेरिया हमारी है कि 75% बोर्ड में होना चाहिए। तो आप 75-80% की करिए, तो 20% का जो आपका टाइम बच रहा है वो टाइम को आप इसमें मोल्ड कीजिए, और इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अदरवाइज आप यदि 99 100 सोचेंगे बोर्ड में लाने के लिए, तो वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका तो कोई यूज़ नहीं है हमारी जेई में। तो ये तो बात हो रही है जेई एग्ज़ाम की और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। इंजीनियरिंग में जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उसके बारे में थोड़ी देर पहले आप प्रेशर की बात कर रहे थे कि जितना प्रेशर है वो अभी ही ले ले, ताकि बाद में जो है उसकी एक आदत बन जाए। लेकिन इस प्रेशर का एक बहुत जो बुरा फेस वो जो हम देखते हैं वो इस दौरान ही देखते हैं जब बच्चों को माँ बाप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस पाने के लिए उन्हें कोटा और ऐसी जगह में भेजते हैं जहाँ उन्हें बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी ये सोचकर। लेकिन ये देखा जाता है कि बच्चे प्रेशर में आकर सुसाइड कर ले रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो कि बहुत चौंकाने वाली है, बहुत दुखद है, बहुत चिंतनीय है। तो एक शिक्षाविद होने के नाते आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से माता पिता का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, बच्चों का अपने जीवन के प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, वो इतने गंभीर स्टेप्स ले रहे हैं, शिक्षा किस डायरेक्शन में लेके जा रही है बच्चों को? नहीं, पहले मैंने आपको बताया इस बारे में कि बच्चों का क्लास 10 में रिज़ल्ट के साथ उसकी अभिरुचि, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी रुचि है और क्या उसकी उतनी तैयारी कर सकता है। पहले ये चीज़, उसके बाद पेरेंट्स कुछ बोले उस पर, क्योंकि यदि आप उसको प्रेशर पे डालेंगे तो कोटा में जाके क्या करेगा, उसको तो इच्छा ही नहीं है उस चीज़ को करने की। आपने उसको भेज दिया है, अब वो 2 साल वहाँ पढ़ने गया, रुचि है नहीं, समझ में आ नहीं रहा है, तो ना तो वो वापस आ पाता है और ना तो वहाँ रह के कुछ सीख पाता है।
तो उसके बाद बीच का एक रास्ता निकलता है, जो कि आज की केसेस हो रही है। तो यदि पहले से ही बच्चे को ये बता जाए, बच्चा तुम जो उसको तो जो करना है तुम डिसाइड करो, तुमको क्या करना है जी। तो बच्चा खुल के सोचेगा अपने बारे में कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो पेरेंट्स उसकी सहयोग करें उसमें। और फिर यदि कोटा जाना चाहता हूँ, कोटा के लिए मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। कोटा पे 10th के बाद बिकॉज बगल वाले के बच्चा गया है तो पेरेंट्स से भेज दिया कि तुम भी जा सकते हो। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोटा जाने के पहले आपको कम से कम उसकी बेसिक 11 अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी लेवल हाई होती है। उस लेवल को आप पकड़ नहीं पाते। जब आप पकड़ नहीं पाते 2 क्लास 3 क्लास 4 के बाद आपको समझ में नहीं आता, और फिर आप धीरे धीरे उससे दूर होते चले जाते हैं, और जो आप जिस चीज़ को आप करने गए हैं वो कर नहीं पाते। इसलिए अच्छा तरीका ये है कि पहले अपने आप को आत्मचिंतन करें, समझें हम इतना समय दे सकते हैं कि नहीं। यदि हम दे सकते हैं तो उसकी बेसिक 11 की तैयार करें, फिर हम कोटा के लिए जाएं। मेरे को लगता है उसमें सफलता मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और अक्सर ऐसा भी सुनने को आता है कि माँ बाप अपनी जीवन की तमाम पूंजी जो है बच्चों को इंजीनियरिंग कराने में या उन्हें इंजीनियर बनाने के पीछे लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि इंजीनियर बनना ही जीवन का अल्टीमेट गोल है। इस तरह का प्रेशर होता है। मैथ साइंस लेकर इंजीनियर बनने के अलावा भी और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैथ साइंस में यदि वो इंटरेस्टेड है तो ठीक है, अन्यथा बहुत सारे ऑप्शन है। यदि कॉमर्स लाइन में चला जाए तो कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसपे कि वो बहुत हाईलाइट कर सकते हैं अपने आप को। तो वही होता है कि यदि वो फिजिक्स केमिस्ट्री के इंटरेस्टेड नहीं है तो कॉमर्स इंटरेस्ट है तो मैथ्स ले लो उसके साथ। आज तो अप्लाइड मैथ्स भी आ गई है जो कि एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है, कोर मैथ्स से अलग है। तो एप्लीकेशन कोई ईजी हो जाती है इन कंपेरिजन टू थ्योरम्स क्वेश्चन। तो कोर मैथ्स से हट के वो मैथ्स भी कर ले और उसमें फ्लरिश भी कर सकता है, आगे भी बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे उसमें हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ICWA हो गई, CFA हो गया, इन्वेस्टर एनालिसिस हो गई। तो बहुत सारे लाइन्स है जिस पे वो अपने आप को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर आपको रोक रही हूँ, इंजीनियरिंग के अलावा जो बच्चा मैथ साइंस लेके आगे बढ़ रहा है उसके पास इंजीनियर बनने के अलावा और क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? इंजीनियर के अलावा पहला तो उनका वही रहता है कि JEE हो जाए, IIT या NIT मिल जाए तो एक इंजीनियर बन जाए। उसके अलावा फिर उसकी लाइन हो सकती है कि वो PhD कर ले, PhD करके अपने आप को नेट कर ले। यदि उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन ना मिले तो उसके बाद वो ग्रेजुएशन कर ले। ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पूरे ऑप्शन खुले हैं। मैथ साइंस वालों का तो ऑप्शन की कमी नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन वो UPSC, CGPSC, कोई भी CGPSC स्टेट लेवल की PSC कर सकते हैं, एंड SSC की एग्ज़ाम्स हो सकता है, एंड और बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे सकता है। तो और सभी ऑप्शंस के खुले हुए हैं। उसके बाद यदि और आगे बढ़ना चाहता है तो मास्टर कर ले, PhD कर ले। और मैथ साइंस की यदि PhD यदि सही तरीके से करे तो आज के दिन में उसकी मतलब एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर बनना ही जरूरी है। और ग्रेजुएशन करने के बाद एक मैच्योरिटी लेवल भी आ जाती है, तब बच्चा खुद भी डिसाइड कर सकता है कि उसे और किस डायरेक्शन में जाना है। सर, अब जिस बात को हमने अधूरा छोड़ दिया था, कॉमर्स की बात, तो जो बच्चे मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाए या जिनका उसमें रुझान नहीं है वो कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, आजकल कॉमर्स में मैथ्स थोड़ा कोर उनके लिए फ़ायदा नहीं होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो सब्जेक्ट्स है उसका मैथ्स वाला कॉमर्स में कोई यूटिलाइज नहीं है। तो आजकल 2020 के बाद CBSE ने अप्लाइड मैथ्स एक सब्जेक्ट उसकी जगह पे किया है। और ISC ने भी उसको स्टार्ट कर दिया है। तो अप्लाइड मैथ्स थोड़ा जनरल हो जाती है, लाइट है, बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया गया है उसके थ्योरम्स के ऊपर, एप्लीकेशन बेस्ड है। और बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है क्योंकि स्टैटिस्टिक बेस्ड भी है, जैसे कर्टोसिस है, स्क्यूनेस है, मतलब एनालिसिस पार्ट बहुत ज़्यादा उसमें। तो उसका फ़ायदा बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है जब वो कॉमर्स के सेक्शन में जाते हैं। जैसे ही वो कॉमर्स की 12 पास करते हैं तो कोई भी बड़ी सिटी, जैसे मान लीजिए मुंबई हो, दिल्ली हो, विदाउट मैथ्स एडमिशन ही नहीं होती। पहले वो मांगते हैं कि कॉमर्स विद मैथ्स होना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी एडमिशन होती है, तो एक प्लस पॉइंट तो वहाँ हो जाती है। तो वो मैथ्स जो प्योर मैथ्स था वो डिफ़िकल्ट जाती थी उनको। अब उनके पास ये ऑप्शन आ गई तो वो उनको बेनिफिट उसका मिल जाएगा। दूसरा, उसके आगे यदि वो जाते हैं तो वो BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, CFA हो सकते हैं,
जी। राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉमर्स डालने के लिए। विथ मैथ्स करने से मेरे को लगता है कि उनको एनालिटिकल जो व्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, जी, किसी चीज़ को एनालिसिस करना बड़ा इजी हो जाता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैथ्स जो अप्लाइड मैथ्स अभी आई है विथ कॉमर्स यदि करें तो बच्चे के फ्यूचर में बहुत फायदा मिलेगा। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है या उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाइड मैथ्स लेकर वो आगे बढ़ सकता है, उसमें कई सारे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसमें एक और बात बताऊं, जो अप्लाइड मैथ्स है अभी पूरी जितने भी पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज़ है उसको अप्रूव कर चुके हैं। अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ भी अप्लाइड मैथ्स को एज ए मैथ्स मान चुके हैं। जी, जी, जी। तो इसमें अब बच्चों के लिए भी इजी है और इंटरेस्टिंग पार्ट भी है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है वो, उसकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में भी है, उसकी एप्लीकेशन कॉमर्स में भी है। तो बच्चे को भी अच्छा लगता है कि इसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है। वो क्या है, प्योर मैथ्स थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है, स्पेशली कॉमर्स के बच्चों को। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 20 और आज के उसमें क्या कुछ संशोधन, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे छात्रों को इन फ्यूचर कुछ राहत मिलेगी या उन्हें कुछ फ़ायदा होगा? NEP 2000 का डिसीजन बहुत ही अच्छा है। पहले जो पेपर्स होते थे वो पूरी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती थी। क्वेश्चन दिया हुआ उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब जो हुआ है थोड़ा सा एनालिटिकल बेस्ड हुई है जिससे बच्चों की तर्क शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी इसको सब्जेक्टिव बनाया गया है। एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस डाले गए हैं और कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे बच्चा थोड़ा सोचे उसके बारे में। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली पार्ट है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है। इसकी रीज़न ये भी है क्योंकि आज के दिन में जितनी भी बड़ी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो रही है, चाहे वो UPSC की बात कर ले, वो भी आज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देती, इन्फॉर्मेटिव बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आती, सब थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग वाली क्वेश्चन होती। तो अभी से यदि बच्चा उस पर आ जाए तो इन फ्यूचर उसके लिए थोड़ा फायदेमंद है। जी सर, NEP की जब बात हो रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या ऑप्शंस बच्चा ले सकता है जिससे उसका जो करियर है वो ब्राइट हो? आज तो पूरी NEP 2020 के बाद तो कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। फिजिक्स के साथ वो म्यूज़िक भी ले सकता है और उसके साथ वो हिस्ट्री भी ले सकता है। फिर केमिस्ट्री के साथ दूसरे ऑप्शंस, पूरी ऑप्शंस ओपन है। तो बच्चे को जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है वो कर सकता है। म्यूज़िक को फिजिक्स के साथ वो एडजॉइन करके कुछ और नया कुछ कर सकता है। तो आज के दिन में वो स्टीरियोटाइप का पहले जैसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लेना है और इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। वो चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि आज की जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग NEP बहुत सही डिसीजन है। सर, मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी ले सकता है क्या? हाँ, मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी ले सकते हैं। ऑप्शंस पूरे हैं क्योंकि यदि वो बायोलॉजी लेता है तो बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी की जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो फिजिक्स बेस्ड है। विदाउट फिजिक्स तो उसके इंस्ट्रूमेंट बन ही नहीं सकते। प्लस उसमें मैथमेटिक्स भी ऐड हो जा रहा है। तो यदि बच्चा बायोलॉजी विथ मैथ्स लेता है तो उसकी दोनों पार्ट इजी हो जाती है और जितने भी उसकी एपेटिस बने हैं सब कुछ मैथमेटिकल बेस्ड और मैथमेटिक्स मतलब फिजिक्स बेस्ड हो गई। थ्योरी फिजिक्स की, कैलकुलेशन मैथ्स की। तो फिजिक्स, मैथ्स और बायो थोड़ी टफ पड़ती है। यदि बच्चा उस कैपेबल है तो अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी और ये कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिससे आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में भी इससे रिलेटेड कई सारे कोर्सेज चलते हैं। NEP के कारण हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। ऐसा अब नहीं रहा कि बच्चा जो है वो मैथ्स लेकर ही आगे बढ़े या बायोलॉजी लेकर ही आगे बढ़े। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको साथ में लेकर वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ऐसे भी कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में ही हमने देखा है कि बच्चा मैथ्स लेके पढ़ा है, इंजीनियर बना है, NIT से पास आउट है, लेकिन आगे जाकर वो फोटोग्राफर बन गया और दूसरे किसी फील्ड में चला गया। तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल व्यवस्था है। और आर्ट सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे हैं सर जिसको साथ में लेकर बच्चा आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल जी। आर्ट सब्जेक्ट के बिना मतलब पूरी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। उसको इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। उसको ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा लाइन है, जैसे जियोलॉजिकल उसमें जा सकते हैं। जियोलॉजी भी है एक आपके पास। तो आर्ट्स सब्जेक्ट ये NEP ने इसको क्लियर कर दिया है कि आप आर्ट्स विथ मैथ्स विथ कॉमर्स ले सकते हैं, अकाउंटेंसी विथ फिजिक्स विथ ह्यूमैनिटी हिस्ट्री ले सकते हैं। तो आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि अब वही हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऑप्शन खोले हुए हैं। फोटोग्राफी में भी आदमी बहुत आगे चला जाता है। यदि आज सचिन तेंदुलकर मैथ्स ही पढ़ा होता तो आज इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता। मेन इसमें है कि आपकी इच्छा
या रुचि किस में है। बस सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे की रुचि, क्योंकि फ्यूचर तो उसका है ना। तो उसकी यदि रुचि है तो उस सब्जेक्ट में कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। और वही इम्पॉर्टेंट है इस NEP 2020 का, कि जो बच्चा जो करना चाहता है उसको आप फ्री छोड़ें और उसी पे उसको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि सभी तरफ ऑप्शन खुले हुए हैं, रोजगार की कमी कहीं नहीं है। इससे एक डायरेक्शन मिलता है बच्चों को कि अगर बच्चे के मन में कुछ सीखने की इच्छा है या कोई सॉफ्ट आर्ट सीखने की इच्छा है, वो उसको भी साथ में लेकर अपनी एकेडमिक्स कर सकता है, अपना करियर ऑप्शन बना सकता है। और कहते हैं कि एक बच्चे का जो बहुआयामी व्यक्तित्व का जो विकास होता है, ऐसे जो आर्ट सब्जेक्ट है, मान लीजिए म्यूजिक है, वरना बच्चा तो मशीन बनकर रह जाएगा। प्रतियोगिता बढ़ रही है और जिस तरह से एक करियर का बोझ बढ़ रहा है, तो सॉफ्ट आर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके, सुकून से रह सके अपने काम के साथ साथ। तो बहुत अच्छी चर्चा हो रही है संजय जी, और मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, और जो भी युवा होते हुए बच्चे हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको एक अच्छा डायरेक्शन मिल रहा होगा। हम इस चर्चा को एक फिर से हम इंजीनियरिंग की ओर लाते हैं, क्योंकि सर मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, HOD हैं। आप JEE की तैयारी कराते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, कुछ ऐसे अच्छे बुक्स के बारे में हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को बताइए, जो रेफरेंस बुक्स जिनको साथ में लेकर वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। हाँ, रेफरेंस बुक में पहले तो उसकी बेसिक के लिए जो सिंपल बुक्स है, RD शर्मा, RS अग्रवाल, इससे वो बच्चे के बेसिक क्लियर हो जाएगी। देखिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए, उसके आगे जो हमारी JEE है वही चीज़ है। थ्योरम चेंज नहीं होते, फॉर्मूला चेंज नहीं होते, थिंकिंग चेंज हो जाती है उसमें। वो JEE का मतलब ही है कि वो 2-3 चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन देना चाहते हैं। यदि आपकी तीनों चैप्टर क्लियर है तो फिर आप तीसरी बुक पे जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से RS अग्रवाल, RD शर्मा और NCERT की बुक्स है, वो बेसिक के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद आप उसमें थॉमस एंड फिने की बुक ले सकते हैं कैलकुलस के लिए, अलजेब्रा के लिए हॉल एंड नाइट की बुक्स ले सकते हैं, गोरख प्रसाद की बुक ले सकते हैं कैलकुलस के लिए। एंड उसके बाद बर्मन एंड बर्मन की बुक है, थोड़ी और स्टैंडर्ड की बुक्स है। तो ये बुक आप तब स्टार्ट कर पाएंगे जब आपकी इंटरेस्ट भी हो, आपकी बेसिक क्लियर हो, अदरवाइज आप उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आपको ये सोचना है सबसे पहले बच्चों को भी, कि मुझे इसको में करना है कि नहीं। यदि करना है तो कितनी रुचि है हमारी, खुद से पूछना है, आत्मचिंतन करना है और पूछ के देखना है क्या मैं इसमें 10 घंटे 12 घंटे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यदि ये कर सकते तीनों तो उसके बाद उसके लिए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर जब इंटरेस्ट रहेगी और उसका आत्ममंथन होगा कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो फिर वो बेसिक स्टार्ट करे, फिर उसका एडवांस पढ़ाई करे। बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मुझे लगता है बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की। आप बहुत ही संक्षेप में हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक अभिभावक हैं और आपके पास कई बच्चे आते हैं, हर साल कई बच्चे आपसे गाइडेंस लेते हैं, क्या कहेंगे आप? इस 10-11 के बच्चों को एक ऐसा समय होता है बच्चों का कि बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है, और इसमें अभिभावक से मेरी खाली यही रिक्वेस्ट है कि उस पर कहीं भी बंधन मत बने, उनको थोड़ा खुला छोड़ें, उनको सोचने दें, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी राय हो उसको अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर न थोपे, जिससे बच्चा उसमें कहीं पे रुकावट आ जाएगी। तो आपकी चिंतन सही है, लेकिन बच्चों के इच्छा के ऊपर आपका समर्थन होने से मेरे को लगता है कि बच्चा उसमें कर भी पाएगा और आगे भी उसकी सफलता मिलेगी। जिस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहे उस पर आप अपने उसको प्लस माइनस मेरिट जो भी है उसकी है उसको बता के फिर आगे बढ़ें, तो बच्चे का फ़ायदा उसी में। बहुत अच्छी बात आपने कही, और बच्चों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे, आप अपने आप को बहुत मजबूत बनाइए और आपके पास खुला आकाश है। आप जो चाहे बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का आप बर्डन मत लीजिए। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। जीवन जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। सपनों को देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत करिए। हाँ, कभी भी हौसला आप कम मत करिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। और पेरेंट्स से भी मेरी ये गुजारिश है कि अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपे। बच्चे जिस तरह जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें सहयोग करें। संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।